शादी करने से पहले मिलाते हैं हम कुंडलियां। लड़के और लड़की की कुंडली, दोनों की कुंडली मिलवाने से हम ऐसा सुनिश्चित कर पाते हैं कि अब उनकी गृहस्थी बेहतर चल पाएगी। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक गौड़। आज बताएंगे आपको कि कुंडली कैसे मिलानी चाहिए, हम खुद कुंडली कैसे मिलाएं। यदि कुंडली मिलाते हैं, चाहे ज्योतिषाचार्य हो, चाहे स्वयं लड़की के लड़के के परिजन कुंडली मिलाएं, तो कुंडली मिलाने के वक्त क्या क्या आपको रखनी होती हैं सावधानियां, और केवल अष्टकूट गुण मिलान से ही कुंडली यह नहीं बता पाती कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसलिए अब हम आपको बताएंगे कि कुंडली मिलाते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतें, अष्टकूट गुणों के अलावा और हमें किन किन बिंदुओं पर अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कुंडली में सबसे पहले क्या चीजें देखी जाती हैं। हम किसी भी कुंडली को जांचते वक्त सबसे पहले जब उसका नाम, किसी जातक का, किसी वर का, किसी वधू का नाम कुंडली में लिख लेते हैं, या किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कुंडली जांचने जा रहे हैं तो उसमें हम नाम एंटर करते हैं। उसके बाद में करते हैं डेट ऑफ बर्थ, मतलब जन्म तिथि। अब जन्म तिथि के बाद में हम एंटर करेंगे उस बच्चे का जन्म का समय, और जन्म समय के पश्चात हम एंटर करेंगे जन्म का स्थान। ये सारी चीजें एंटर करने के बाद खुलती है हमारे सामने एक कुंडली, और उस कुंडली में हम देखते हैं कि कौन से लग्न में बालक का जन्म हुआ है। सबसे पहले हम इसी बात को निर्धारित करेंगे और जांच लेंगे पंचांग के माध्यम से, क्योंकि सॉफ्टवेयर गलत बता सकता है। इसलिए पंचांग के माध्यम से हम देखेंगे कि कुंडली का लग्न ठीक है या नहीं। यदि कुंडली का लग्न ठीक है तो अगली चीजें आ जाती हैं। फिर हम पहुंचते हैं नक्षत्र पर और देखते हैं हम कि किस राशि के किस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है, और नक्षत्र में भी फिर हम पहुंचते हैं चरण पर कि नक्षत्र के कौन से चरण में बालक का जन्म हुआ है। हमने सबसे पहले जो चीजें देखी थी, लग्न पर, राशि पर, नक्षत्र पर और नक्षत्र के चरण पर, यहां तक की जो हमारी कार्यवाही है ये पूरी हो जाती है। और दोनों कुंडलियों को भली भांति निरीक्षण कर लेने के पश्चात हम जाते हैं पंचांग की अष्टकूट सारणी पर, जहां गुण मिलाए जाते हैं, या किसी सॉफ्टवेयर से आप मिला रहे हैं तो जाते हैं हम अष्टकूट तालिका पर, और अष्टकूट गुण मिलापक सारणी या तालिका के माध्यम से हम देखते हैं कि किन किन गुणों का, किन किन बिंदुओं का मिलना यहां पर तय होता है। तो सहजता पूर्वक देखे जाने वाले हम बिंदु एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हम वार्तालाप कर लेते हैं आपसे। एक तो देखते हैं आमतौर पर भकुट गुण। भकुट गुण का मतलब होता है दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और नाड़ी दोष। ये दो प्रमुखतः देखे जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है गण का मिलना न मिलना, जो कि कुटुंब के साथ संबंधों को इंगित करता है। इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार के हम जो गुण दोष देखते हैं, उनको देखने के पश्चात आगे आते हैं हम बिना देर करते हुए सीधे अपने विषय पर कि गुण तो मिला लिए आपने, सॉफ्टवेयर से मिला लिए या आपने किसी पंचांग से मिला लिए, गुण तो आपके मिल गए। गुण मिलने के पश्चात जो कार्रवाई आगे शुरू होती है, कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा विधान है, ऐसा वर्णित है ज्योतिष में कि कुल गुण होते हैं 36। 36 मतलब 18 गुण होते हैं लड़के के और 18 गुण होते हैं लड़की के। 36 गुणों का मिलना तो सर्वोत्तम माना जाता है, परंतु यदि 18 गुण भी मिल जाते हैं तो विवाह को उपयुक्त मान लिया जाता है। अब 18 गुणों के मिलने से यह सुनिश्चित नहीं होता। 20 गुण, 22 गुण, 24 गुण, 26 गुण, 28 गुण और 30 गुणों के मिलने तक भी, और 36 के 36 गुण मिलने पर भी यह सुनिश्चित नहीं होता कि शादी बिल्कुल ठीक चलेगी। अब हमें देखना है उस कुंडली का, अर्थात वर और कन्या दोनों की कुंडली का हमें देखना है सातवां घर। सातवें घर को देखेंगे हम कि सातवें घर में जो ग्रह बैठा है वह ग्रह अच्छा है, बुरा है, या सप्तमेश कहां पर है, सप्तमेश की स्थितियां क्या हैं। यदि कोई बुरा ग्रह है तो उसकी यहां पर डिग्री क्या है, इन सब चीजों को हम देखेंगे। इसको देखने के पश्चात सप्तम भाव यह सुनिश्चित कर देता है कि गृहस्थी कैसी गुजरेगी। और फिर हम आते हैं पांचवें घर में। तो पांचवें घर में हम देख पाएंगे कि
इनकी वैचारिक अभिरुचियां, मानसिक अभिरुचियां, वैचारिक इनके परस्पर मेल कैसे रहेंगे, संतान इनकी कैसी होगी और संतान उत्पत्ति में कोई कष्ट तो नहीं होगा, ये चीजें हम देखेंगे 5वें घर से। आगे हम देखेंगे इसमें छठा घर और 8वां घर। 8वां घर परमावश्यक है। 8वां घर वर और कन्या दोनों की आयु से संबंधित है। आयु का घर देखना किसी भी विवाह में परमावश्यक है। आयु के घर को हम जांचेंगे कि उसका अष्टमेश कहां पर है, 8वें घर पर दृष्टियां किन किन ग्रहों की हैं और किस किस स्थिति में है। इन सारी चीजों में हम अपनी गहन चिंतन और पूर्ण विद्या लगाकर इनको हम देखेंगे। इसके अलावा हमारे लिए छठा घर आ जाता है। छठे घर में आती हैं शत्रुता और दुर्घटना। तो हम देखेंगे कि कोई अकाल मृत्यु योग विशेष प्रकार का है तो हम उसे जांचेंगे। कोई जेल योग, कोई शत्रुता का योग इस प्रकार का है तो हल्का सा उस पर भी हम नजर मारते हुए चलेंगे, छठे घर पर भी। इस प्रकार हम कुंडली को भली भांति जांच पाएंगे। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से यह जाना कि केवल और केवल गुणों का मिलना यह बात निर्धारित नहीं कर देता, सुनिश्चित नहीं कर देता कि बच्चों की जिंदगी, वर वधू की जिंदगी अच्छी गुजरेगी, परस्पर वैचारिक मतभेद नहीं होंगे, किसी प्रकार के अवरोध वैवाहिक जीवन में नहीं आएंगे। ये सारी चीजें हम साथ मिलाकर जब जांचेंगे तो पाएंगे कि यदि सारी चीजें ठीक हैं तो गृहस्थी निश्चित तौर पर बहुत बेहतर गुजरेगी। यदि इनमें जरा सी भी कहीं चूक है तो हमें ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए। और काल सर्प दोष का भी हम यहाँ पर खास ख्याल रखते हुए चलेंगे, मांगलिक दोष का भी यहाँ पर खास ख्याल रखते हुए चलेंगे। हम काल सर्प दोष और मांगलिक दोष के विषय में एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे जिसमें 12 के 12 प्रकार के काल सर्प दोषों के विषय में हम विचार विमर्श आपके साथ करेंगे। और अलग से हम मांगलिक दोष पर भी एक वीडियो बनाएंगे जिस वीडियो में हम बताएंगे कि मांगलिक दोषों का प्रभाव क्या होगा, कौन से घर में मांगलिक दोष है तो उसका प्रभाव क्या होगा। ये सारी चीजें हम अलग से वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आ रही हो, आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की हो तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसके अलावा आप अपने मित्रों के साथ हमारे चैनल का लिंक भी शेयर करना ना भूलें ताकि जो मुफ्त में बांटा जा रहा वैदिक ज्ञान है वो सब तक पहुंचे और किसी ऐसे व्यक्ति तक भी पहुंचे कि जिसके जीवन में आपके एक लिंक से खुशियां आ गई हो। जय श्री राम।